प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में बीए पाठ प्रथम के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल की प्रथम यूनिट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव पर्यावरण अंतर संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे या मानव पर्यावरण अंतर संबंध को पढ़ाएंगे। इसकी जो विचारधारा है निश्चयवाद, संभववाद और निम्न निश्चयवाद, ये हमारे कोर्स में है, जिसमें से निश्चयवादी विचारधारा की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसकी जो दूसरी विचारधारा है संभववाद, इसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया है कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन मात्र प्रभाव डाल सकती है। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छांट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावना का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावनाओं के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फेब्रे ने लिखा है कि मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावनाओं का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से कर सकता है। संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए वैध नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती है। ब्लास मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उसकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की है। इसी संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि मानवीय क्रियाएं पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य ईसा बॉमैन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों की अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्रकृति, वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा बढ़ाती है। कार्ल सावर ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक में नियतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। ब्लास के शिष्य जीन ब्रुन्स भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसमें परिवर्तित करने में प्रयत्नशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता,
तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इस प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग बनाता है। अतः ब्रून्स महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी और अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी शक्ति माना है। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बॉमैन ने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए इस पर गहरे विचार रखे हैं। बॉमैन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती। वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी या अपनाई जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के रूप के स्वरूप को निर्धारित कर सकता है। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तथ्यों की खोज की जाती है तथा इसके विकास के साथ इन्हें नवीन महत्व मिलता जाता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे, अब वहाँ तुर्क रहते हैं। यही तथ्य इस मामले की समझ कर देता है। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण परिवर्तन करने की संभावनाएं प्रस्तुत की है। इस प्रकार संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाले विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, इस विचारधारा की आलोचना करते हैं। तो हम अब संभववादी विचारधारा की जो आलोचना की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसकी आलोचना निश्चयवादी विचारधारा करते हैं। संभववादी विचारधारा ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। संभववाद के कट्टर समर्थक ला फेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। वे लिखते हैं, मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन कुमारी सैंपल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय को कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है। अतः ये प्रभाव बड़ी आवाज़ के साथ प्रकट हो रहे हैं। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन का पुरजोर से समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रूस ने कहा है कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्वयं संभववादी विचारकों ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मानव विकास करता है। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्व प्रभावी है तथा न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी सामंजस्य तथा परस्पर संबंधों पर यह विचारधारा आधारित है तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। इस प्रकार से जो संभववादी विचारधारा है उसका अर्थ ये निकलता है कि प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी बुद्धि और स्वयं विवेक से उसमें छांटकर अपने अनुकूल जो व्यवस्था है उसको अपनाने का प्रयास करता है। तो मानव प्रकृति का दास नहीं होकर उसमें कुछ संभावनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ये जो है संभववादी विचारधारा का उद्देश्य है कि संभववादी विचारधारा क्या है। धन्यवाद।